हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दया। आज मैं आपको कराऊंगी लर्निंग एंड टीचिंग की सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम कब पढ़ेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो मॉडल्स क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका मैंने पहले वीडियो में आपको कवर करवा दिया था, आपको समझा दिया था कि मॉडल क्या होते हैं टीचिंग में और किस तरह से टीचिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रूनर के बारे में। जो ब्रूनर ने अपना अटेनमेंट मॉडल दिया है, जिसको हम CAM भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नई नोटिफिकेशन है बीएड से रिलेटेड वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। संप्रत्या उपलब्धि प्रतिमान, प्रतिमानों की सूचना संसाधित वर्ग से संबंधित है। ब्रूनर तथा उसके साथियों ने 1950 में इस प्रतिमान का विकास किया था। यह प्रतिमान विद्यार्थियों को संप्रत्यों की शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रतिमान की उत्पत्ति मानव की चिंतन प्रक्रिया के अध्ययन से हुई है। यह विद्यार्थी को इस योग्य बनाता है कि वातावरण में विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानताओं और संबंधों को समझने के योग्य बन जाए। तो ब्रूनर ने जो अपने कॉन्सेप्ट में कहा है, जो इन्होंने अपना मॉडल दिया है, वो कह रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट है, बच्चों को हम कोई भी चीज़ करवा रहे, कोई भी टॉपिक हम बच्चों को पढ़वा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने से पहले हमें बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होगा। अगर बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ही आगे बच्चे उस टॉपिक को समझ पाएंगे। जो आप कराने जा रहे हो उससे वो बच्चे परिचित होंगे। ठीक है। अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। सपोज कीजिए आप जो टॉपिक कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, और जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उस चीज़ के बारे में ना तो पढ़ सकते हो ना समझ सकते हो। रट भी लोगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा, बीच में भूल जाओगे। इसलिए इन्होंने अपना जो मेन फोकस किया है बच्चों पर, तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही किया है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज हम बच्चों को कोई भी टॉपिक करा रहे हैं, तो हम हमेशा यही सोच कर चलते हैं, हमारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम बच्चों की रियल लाइफ से उस टॉपिक को जोड़कर चलें। जब तक बच्चों की रियल लाइफ से जोड़कर उस टॉपिक को हम नहीं चलेंगे, तब तक बच्चों की समझ में इतना नहीं आएगा, तब तक बच्चों का कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार इन्होंने बताया है, धारणा मतलब कॉन्सेप्ट एक विचार है, एक संपत्ति, एक मानसिक प्रतिबिंब होता है जो व्यक्तिगत उदाहरणों का सामान्यीकरण रूप होता है। ये इनकी एक डेफिनेशन है जो कि आपको याद करनी होगी। ये बताते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है, एक जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा है, कुछ भी टॉपिक हमारे दिमाग में जो चल रहा है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जितना समझने की कोशिश करेंगे, रियल लाइफ से जितना जोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी ही हम उस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो डिस्को के अनुसार ये बताते हैं कि उद्दीपक का एक वर्ग के रूप में होता है जिनके सांझे लक्षण होते हैं: पुस्तक, नगर, क्रिया, विशेषण, ठोस, तरल, बर्फ, सर्कस, बाग, प्रेम आदि। ये एक कॉन्सेप्ट है, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर को हमने एक कैटेगरी में रख दिया, लेकिन फर्नीचर के अंदर बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, टेबल होती है, हमारा बेड होता है, हमारी चेयर होती है, तो इन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया इन चीज़ों को। ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स को इन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया कि ये है ह्यूमन बींग्स। लेकिन ह्यूमन बींग्स में सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होते, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, डिफाइन अलग अलग हो जाती हैं कैटेगरी ह्यूमन बींग्स में भी। जैसे बॉयज़ हैं, मेल है, फीमेल है, बेबी हैं, ओल्ड मैन है, ओल्ड लेडीज़ है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं। जो भी लिविंग्स, जो सांस लेते, जो सजीव हैं, सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये इन्होंने कहा है जो भी हम पढ़ाएंगे इनको एक पहले तो एक कैटेगरी में रखेंगे, तो जैसे हम कैटेगरी में रखेंगे तो बच्चों को समझाना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है। चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। ओके। उसके बाद क्या क्या अजप्शंस हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट जो हमारी अजप्शंस है, जो हमारी मान्यता है, जो हमारी धारणा है, संप्रत्य निर्माण की क्षमता। जो भी हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसका क्या निर्माण है, उसको समझने का कॉन्सेप्ट। ठीक है। हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, इसमें व्यक्तियों को अनुकूलन करना, उनको समझना कठिन हो जाता अगर उनमें हम विभेदीकरण नहीं करते, अगर उनको हम कैटेगरी में नहीं रखते, तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। ठीक है। तो वस्तुओं के वर्गों में वर्गीकृत करने की प्राकृतिक क्षमता अगर हमें प्राप्त नहीं होती
होती है। अगर हम वस्तुओं को कैटेगरी में नहीं डालते तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनका हम एक पर्टिकुलर नाम नहीं रख पाते कि ये चीज़ है। कोई भी चीज़ है, जैसे फर्नीचर में आप लगा लीजिए टेबल है, हमारा बेड है, चेयर है, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही उनको समझने के लिए उनका एक हमने नाम दिया है। इसीलिए नाम दिया है ताकि चीज़ें मिक्स ना हो और हम उन चीज़ों को समझ सके, एक नाम से उनको पुकार सके। ओके, अगर हमने किसी भी चीज़ का नाम ऐसे रख दिया तो हमारे क्या होगा, हमें उस चीज़ को समझने में हेल्प होगी, उन हमारी जो मुश्किलें हैं वो कम होगी। तो सेकंड हमारा पॉइंट होगा जटिलताएं कम होंगी। किसी भी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे तो क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगी, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो मुश्किल है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे आसपास प्राप्त होने वाली वस्तुओं के समूह में वर्ग बनाने से उनकी जटिलताएं कम हो जाती हैं। इनको वर्ग में विभाजित करने से वातावरण की जटिलताओं को भी कम किया जा सकता है। जितने भी नेचर में हमें प्रोवाइड है, नेचर जो भी नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, नदी हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जो भी हमें नेचुरल प्राप्त हुआ है, ओके, तो उनको भी हमें कैटेगरी में रखते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, जो भी हमारी जटिलता है वो कम हो जाए। उसके बाद है संप्रत्यय के तत्व, क्या क्या एलिमेंट है। तो ब्रूनर ने 5 तरह के एलिमेंट इसमें बताए हैं। फर्स्ट है नेम। नाम किसी भी वर्ग को प्रदान किया जाता है। जैसे हमने कोई भी कैटेगरी बना दी तो हमने उसका नाम रख दिया। ओके, जैसे पुस्तक है, पर्वत है, नगर, खिलौना आदि, नाम से ही हम वस्तुओं को वर्गों में प्रदान करते हैं। इस प्रकार नाम शब्द अनुभवों, पदार्थों और रचनाओं आदि प्रतिक्रियाओं को वर्गों को दिए जाते हैं ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले फर्नीचर का, ह्यूमन बींग्स का, या फिर इलेक्ट्रॉनिक का आप ले सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत सारे एलिमेंट उसमें होते हैं अंदर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एक चीज़ नहीं होती। तो ऐसे ही हम कैटेगरी बना देते हैं और कैटेगरी के अंदर उनको नाम हम दे दिए जाते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो सके। इसीलिए हमारे टीचिंग में भी यही है, हम चीज़ों को समझाने के लिए बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद बच्चे एग्जाम्पल को समझ जाते हैं, उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद है उदाहरण। जैसे हमने किसी भी टॉपिक का नाम ले लिया, कोई भी टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे क्योंकि एग्जाम्पल से बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। ठीक है, तो संप्रत्यय का जो दूसरा उदाहरण है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं पॉजिटिव, दूसरे होते हैं नेगेटिव। अगर जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है एग्जाम्पल भी उसी से रिलेट करके है तो वो पॉजिटिव में आएगा। अगर जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो एग्जाम्पल उसका नहीं है, दूसरा कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो वो आएगा नेगेटिव में। इस तरह से एग्जाम्पल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्स आएगा एट्रीब्यूट्स, जो गुण होते हैं। गुण का अर्थ उन साधारण विशेषताओं से होता है जो कुछ उदाहरणों को एक ही कैटेगरी में रखने का कारण बनती है। जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम उनको एक कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई भी नेगेटिव जो एग्जाम्पल है जो उससे रिलेट, कॉन्सेप्ट से रिलेट करके नहीं है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दोनों इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आ सकता है। तो दोनों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो दोनों के जो एग्जाम्पल्स हमने इंक्लूड किए हैं वो देखेंगे, उनका जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, गुण कितना है उस चीज़ में। ओके, नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। प्रत्येक गुण का एक गुणात्मक मूल्य होता है। गुणात्मक मूल्य उस डिग्री को प्रकट करते हैं जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि जो गुण है किसी उदाहरण का वो कितनी मात्रा में उपस्थित है। कोई भी हम एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, कोई भी उसका मूल्य है वो कितना है, किस कैटेगरी में उसको रखेंगे और कितनी मात्रा में है वो होंगे हमारे एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि लंबे व्यक्तियों का एक वर्ग है और कोई लंबा व्यक्ति कितना लंबा होना चाहिए उसको किस वर्ग में रखा जाए। जैसे लाइंस बना दी जाती हैं बच्चों की, कोई कितने, उस एक लाइन में बहुत सारे लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, तो कौन से वर्ग में उसको रखा जाए। सबसे छोटे को आगे रखते हैं, जो मीडियम है उसको बीच में रखते हैं, जो सबसे लार्ज है उसको सबसे बाद में जाएगा, पीछे जाएगा। तो ऐसे ही हम उसको जो एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ हैं वो कितनी डिग्री है उसमें उस गुण की, वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा 5th एलिमेंट आएगा नियम, जो रूल्स होते हैं। नियम संप्रत्यय के आवश्यक गुणों के विशिष्टीकरण का कथन अथवा परिभाषा होती है। शिक्षक अपने परिणामों को संक्षेप में बताने के लिए नियम का प्रयोग करते हैं। नियम क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको पढ़ाते हैं। जैसे आगमन निगमन विधि आपने पढ़ी होगी, ये भी नियमों पर आधारित होती है। आगमन विधि क्या होती है, जब हम पहले बच्चों को उदाहरण देकर समझाते हैं, बच्चे उदाहरण से समझ जाते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करता जाता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे स्थान है, को पुस्तक है, पर्वत, पहाड़,
तो टीचर बताएगा कि ये जो है सब संज्ञा है। लेकिन जैसे हम पहले ये बता देंगे कि किसी भी स्थान विशेष वस्तु को संबोधित करने वाली को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़, पुस्तक, वस्तु, तो वो होगी निगमन विधि। तो हम नियमों के आधार पर बच्चों को जो समझाते, जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, तो नियम को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपको डेफिनेशन देनी है, और ये 5 एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। 4 मार्क्स में इतना ही काफ़ी है। लेकिन आपसे पूछा जाए ये 16 मार्क्स में, तो 16 मार्क्स में आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा। पहले जो अटेनमेंट मॉडल क्या होता है, जो ब्रूनर ने दिया है, इंट्रोडक्शन देनी है, डेफिनेशन देनी है, फिर उसके जो अजप्शंस हैं वो बतानी है, और फिर जो बेसिक एलिमेंट है मॉडल्स के वो आपको बताने हैं, इसके मेरिट बताने, डिमेरिट बतानी है, और उसके बाद में आपको बताना है कंक्लूजन। ओके, चलते हैं आगे। 4 जो हमारा एलिमेंट है, ये 3rd एलिमेंट के ही पार्ट थे 5। अब हमारा 4th टॉपिक का 4th पॉइंट है वर्ग निर्माण की प्रक्रिया। विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। इसी वर्ग निर्माण क्रिया को 2 तत्व इसके होते हैं, वर्ग निर्माण का कार्य और संप्रत्यय उपलब्धि का कार्य। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है, जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जो वर्ग, जो कैटेगरी हमने डिस्क्राइब की है, जो अलग अलग, तो हम उनको उसके गुणों के आधार पर उनको अलग अलग करेंगे, उनके वर्गों का निर्माण करेंगे। कैसे? जो भी उनके गुण हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके अपने अपने गुण होते हैं। ओके, उसके बाद है एक समान नीतियाँ। 5th जो एलिमेंट आएगा आपका, एक समान नीतियाँ। वर्ग निर्माण अथवा संप्रत्यय निर्माण में यद्यपि वर्गों की विषय सामग्री एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से पृथक हो सकती है, फिर भी संप्रत्ययों के सारे समूह एक समान चिंतन प्रक्रियाओं के परिणाम होते हैं। मान लीजिए हम बच्चों को क्लास में कोई 2 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो दोनों ही अलग अलग हो, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है? बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चे उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छे से बच्चों को समझ में आए और नेक्स्ट टॉपिक वो अच्छे से कवर कर ले। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है संप्रत्यय निश्चित करना। जो कॉन्सेप्ट है उसको निश्चित करना, उसको पक्का करना। ओके, बच्चों के दिमाग में संप्रत्यय उपलब्धि के लिए संप्रत्यय अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि आज हम कैसे पढ़ाएंगे, आज हमारा क्या मेन मोटिव है, कैसे हम बच्चों को, कौन से मेथड से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, इसलिए हम कुछ तत्वों को निर्धारित करते हैं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ पढ़ाने के लिए हम विशेष सहायक सामग्री यूज़ करते हैं बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए। ओके, उसके बाद हैं हमारे जो मैंने मेथड्स करवाए थे आपको, मेन एलिमेंट्स थे मेथड्स के, वही एलिमेंट्स यहाँ भी यूज़ होंगे, लेकिन जो भी मॉडल होगा, जैसे ये ब्रूनर का है, तो अंदर के जो ब्रूनर ने क्या बताया है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन 6 एलिमेंट आपके वही रहेंगे। हर मॉडल में आपको 6 एलिमेंट ये देखने को मिलेंगे। ये मेन एलिमेंट है मेथड्स मॉडल्स के। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है केंद्र बिंदु। हमने जब मॉडल पढ़े थे उसमें मैंने बताया था फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा फोकस किस चीज़ पर होता है कि हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो बच्चों को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ब्रूनर क्या कहते हैं, वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो ब्रूनर बताते हैं कि प्रतिमान का प्रमुख केंद्र बिंदु विद्यार्थियों की आज्ञात्मक तर्क शक्ति का विकास करना है। उस प्रक्रिया को विवरण प्रस्तुत करना है जिसके द्वारा हम वस्तुओं, लोगों तथा घटनाओं के गुणों में अंतर करते हैं तथा उन्हें वर्गों में रखते हैं। यहाँ पर ब्रूनर ने यूज़ किया है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? जब हम उदाहरण के द्वारा, पहले उदाहरण हम देते हैं बच्चों को, उसके बाद हम बताते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। मतलब पहले उदाहरण के द्वारा बच्चों के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे बच्चों की जो तर्क शक्ति है, जो पढ़ने का उनका स्टेमिना है वो इंक्रीज होगा, उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट होगा हमारा सिंटैक्स, संरचना। ये प्रकार उन क्रियाओं के कारण एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं जो शिक्षक संप्रत्यय के शिक्षण हेतु प्रयोग के लिए करता है। यहाँ 3 प्रकार के संरचना में अंतर उत्पन्न हो जाते हैं।
ब्रूनर ने बताया है। फर्स्ट है संप्रत्यय उपलब्धि का ग्रहण प्रतिमान, दूसरा है संप्रत्यय उपलब्धि के चयन प्रतिमान की संरचना, एंड थर्ड है असंगठित सामग्रिक प्रतिमान की संरचना। ये सिंटैक्स में 3 तरह के टाइप्स आएंगे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक प्रणाली। इस प्रतिमान में शिक्षण परिस्थितियों को औसत दर्जे से संरचनात्मक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित करता है तथा तथ्य और उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। संप्रत्यय की उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत उदाहरण उसके साथ संबंधित है भी या नहीं, ये निर्णय भी टीचर करता है। यहाँ पर टीचर को कोई कुछ भी पढ़ाना होता है वो एग्जाम्पल देकर पढ़ाता है, और बच्चों की लाइफ से, जो बच्चों की लाइफ है उससे रिलेट करके उनको एग्जाम्पल बताता है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। और जो टीचर है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करवा रहा हूँ, बच्चे किस लेवल के हैं, उनका बौद्धिक स्तर क्या है, बच्चे का जो मानसिक लेवल है उसी के अकॉर्डिंग जो टीचर है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता है, उसी के बिहाव पर एग्जाम्पल देता है, ताकि बच्चों की जो कॉन्सेप्ट है, जो टीचर बच्चों को पढ़ाने जा रहा है वो उसका सक्सेसफुली कार्य हो सके। फोर्थ हमारा होगा प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्या रिएक्शंस होगा एक टीचर का जब स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछा जाता है और स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं, तब एक टीचर कैसे उनको मोटिवेट करेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कुछ एग्जाम्पल्स का, या फिर कुछ टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर उनको नहीं होता है, तो टॉपिक में वो वीक रह जाते हैं। तो उस टाइम पर एक टीचर क्या करेगा, क्या उनको डांटेगा? डांटना तो किसी भी स्टूडेंट्स को है ही नहीं। तो जिस स्टूडेंट को समझ में आया है तो वो उस स्टूडेंट को खड़ा करके वो बताएगा कि आप उनको समझा दो, क्योंकि एक एज ऐसी होती है टीचर का बताया हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जैसे ही हमारे एज के बच्चे हमको समझाएंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग बच्चों का दिमाग क्या है, हम उनको कैसे समझा सकते हैं। तो एक टीचर को ऐसी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, एक ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए क्लास में, ताकि सब बच्चों को वो साथ में लेकर चल सके, ठीक है। कोई भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाए। डीमोटिवेट किसी को नहीं करना है क्लास में, हमेशा मोटिवेट करते रहना है, ताकि बच्चे आगे आकर उन क्वेश्चंस को समझें। कुछ क्वेश्चंस पूछे, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वो चुपचाप बैठे रहे, टीचर ने पूछ लिया आपको समझ आ गया और स्टूडेंट ने आंसर दे दिया हाँ हमें समझ आ गया, भले उनको समझ ना आए। तो टीचर को हमेशा एक फ्रेंडली बिहेवियर अपनी क्लास में अपनाना चाहिए, ताकि कोई स्टूडेंट्स वीक है तो वो खुलकर अपनी बात टीचर के सामने रख सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सहायक प्रणाली। कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चों को समझ में आए। हमें ऐसे ही आधार सामग्री प्रयोग में लानी चाहिए जो नेचुरल हो, ओके, और बच्चों की लाइफ से रिलेटेड, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो जल्दी बहुत आसानी से वो सीखेंगे, और विद्यार्थियों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा, उनको समझ में आएगा और उनकी वो पहचान कर पाएंगे, ओके। उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन, प्रयोग। जो भी बच्चों ने सीखा है वो कैसे अपनी लाइफ में उनको प्रयोग करते हैं, या फिर नोट्स बनाने में कैसे उनको समझ में आते हैं, तो कैसे उनको वो अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, ये सब भी इस चीज़ में हम इंक्लूड करेंगे। छोटे विद्यार्थियों को आज्ञात्मक तर्क के द्वारा संप्रत्यय की शिक्षा देनी एक उत्तम विधि है। यह प्रत्येक आयु और कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रयोग की जा सकती है। यह एक सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन साधन है, क्योंकि जो आगमन विधि होती है ये बेस्ट मानी जाती है टीचिंग में, क्योंकि यहाँ पर आगमन विधि में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, उनके रियल लाइफ से जोड़कर चलते हैं हम कॉन्सेप्ट को, ताकि उनको समझ आ जाए कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं और हम आज समझ क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ाकर चला जाए और बच्चों के दिमाग के ऊपर चला जाए, उनको ये ही ना समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के रियल लाइफ से रिलेट करके उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करवाएं, ओके। तो ये एलिमेंट थे, ब्रूनर ने जो एलिमेंट दिए थे, जो मान्यताएं थी, जो एजम्पशंस थे और जो मॉडल्स के एलिमेंट्स थे, वो भी हमने कवर कर लिए हैं। अब हम देखेंगे मेरिट क्या है CAM की। जो ब्रूनर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके गुण हैं, वो हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट है, यह प्रतिमान विद्यार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करता है, क्योंकि बच्चों का अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उनका सोचने समझने की जो शक्ति है वो विकसित हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है, यह विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और योग्यताओं का
विकास करती है, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ा रहा है क्लास में तो वो एग्जाम्पल लेगा बच्चों से। जैसे कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया तो हम बच्चों से पूछेंगे कि आप बताओ, क्या आप इससे रिलेट करके, क्वेश्चन से रिलेट करके कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। टीचर ने भी एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन बच्चों से पूछ लिया कि आप बताओ, आप क्या जानते हो, आप कुछ बता सकते हो इससे रिलेट करके। तो बच्चे सोचेंगे, दिमाग पर जोर देंगे और जो उनके दिमाग में चल रहा है वो टीचर को बता देंगे। तो एक जो कल्पना है, एक जो सोचने की शक्ति है बच्चों की, उसका भी विकास होगा। ओके, उसके बाद है इसके प्रयोग से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास होगा, क्योंकि जब बच्चे सोचेंगे, उनका जो माइंड है वो, उनका स्तर बढ़ेगा, सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, तो उनके बौद्धिक जो उनका मेंटल लेवल है उसका भी विकास होगा। इसके बाद है इसके द्वारा विद्यार्थी वस्तु का क्रमबद्ध विश्लेषण भी करना सीख जाते हैं। कैसे उनका विश्लेषण करना है, कैसे अलग अलग उनको करना है, नेगेटिव एग्जाम्पल्स को, पॉजिटिव एग्जाम्पल को कैसे अलग रखना है, कैसे कैटेगरी में उनको डिफाइन करना है, ये भी बच्चे इससे सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यह विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करने की भी आदत विकसित इससे हो जाती है, क्योंकि जब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बच्चे जब खुद एग्जाम्पल देंगे, जब बच्चों की रियल लाइफ से रिलेट कर जब हम उनको पढ़ाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो एक खुद पढ़ने की इच्छा, एक मोटिवेट हो जाएंगे बच्चे, तो खुद पढ़ेंगे, घर पर भी जाकर पढ़ेंगे, और जो टीचर करा रहा है उसको भी अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके कुछ अलग अलग करके देखेंगे, अलग बुक से पढ़ेंगे या फिर इंटरनेट से सर्च करेंगे। तो जो बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं उनका भी इसमें विकास होगा, एक हैबिट बन जाएगी उनकी। ठीक है, उसके बाद है विद्यार्थी तनाव और दबाव से रहित होकर प्राकृतिक विधि से सीखते हैं। बिल्कुल एक नेचुरल मेथड से बच्चे सीखते हैं इसमें। ओके, उसके बाद है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी प्रत्येक क्षण सक्रिय रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिया जाता है, तो उनका जो माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है। उसके बाद है यह प्रतिमान विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है कि वे अपने ज्ञान की जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। जो ज्ञान है, जो नॉलेज उन्होंने ली है, उनको कैसे अपनी रियल लाइफ में वो अप्लाई करेंगे, कैसे उनका यूज़ करेंगे, ये भी बच्चे सीख जाते हैं। ओके, तो ये थी इसकी मेरिट। इसके बाद हम करेंगे इसकी डिमेरिट। डिमेरिट भी होती हैं, कोई भी चीज़ होती है इसकी दो पहलू होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं उसके। ठीक है, तो फर्स्ट है कभी कभी विद्यार्थी अनुचित परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं, इस प्रकार उनका चिंतन अनुचित दिशा में अग्रसर हो जाता है। जैसे टीचर ने बोल दिया कि आप अपना कुछ एग्जाम्पल बताओ अपने तरीके से, अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके, तो वो ऐसे ही कुछ भी कल्पना करने लग जाते हैं, कुछ भी सोचने लग जाते हैं जो उससे रिलेटेड है ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं है नहीं, तो नेगेटिव में चला जाएगा। ओके, उसके बाद है यह प्रतिमान में अधिकतर कक्षा के बच्चे गंभीरता से नहीं रहते, क्योंकि मैंने बताया 2-3 तरह के बच्चे होते हैं तो क्लास में, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, जो नहीं इतना समझ पाते क्लास में जो टीचर करवा रहा है, उनका वो मेंटली तो कहीं और रहते हैं, फिजिकल क्लास में रहते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और ही चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस चीज़ को समझना, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ओके, नेक्स्ट है कुछ विद्यार्थी ही तर्क वितर्क में भाग लेते हैं, जबकि अन्य निष्क्रिय तथा मौन बैठे रहते हैं। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिनको अपने एग्जाम्पल देने हैं अपने थ्रू, वो तो बता देंगे, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है वो बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है, इसमें भी शिक्षक को बहुत तैयारी करनी पड़ती है, शिक्षक का बहुत रोल होता है इसमें। टीचर एक्टिव रहता है और टीचर को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसको मेथड्स भी अप्लाई करने हैं, उसको टेक्निक्स भी देखनी है, उसको ये भी देखना है कौन सा कि उसकी क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, किस एज के बच्चे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक टीचर को बहुत तरह के सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इसके लिए। ठीक है, तो लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि जो यहाँ इर्द गिर्द की जो हमारी सूचनाएं हैं वो हम इकट्ठा करते हैं और दिमाग में उनको संग्रहित करके उसी रूप में जो इकट्ठा किया जाता है हमारे दिमाग में, जो इधर उधर की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा किया, तो वो ही ज्ञान है, वो ही हमारी नॉलेज है। क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट से, नेचुरल भी, टीचर से भी, अपने पेरेंट्स से भी। ठीक है, जब हम इस ज्ञान को शिक्षण के संदर्भ में प्रयुक्त करते हैं तो वह विषय सामग्री का रूप बन जाता है, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं उनको हम अपनी टीचिंग में भी यूज़ करते हैं, या फिर जो हमने टीचिंग में सीखा है उसको हम रियल लाइफ से जोड़ कर चलते हैं, तो
तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूनर का था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और भी इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और भी एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूँगी अगर आपको समझ ना आया तो। ये पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नोट पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो कल से आपको 3 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करा रही हूँ कल से, बीएड फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के दोनों के, और जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग का 4 वीडियो भी हो सकती है। लर्निंग टीचिंग के नेक्स्ट 2 मॉडल आपको मैं कराऊंगी, इंक्वायरी और मास्टरी लेवल। मैं मास्टरी मॉडल्स जो हैं वो दोनों को करा दूंगी। ठीक है, अब आपको बहुत सारी वीडियो साथ साथ मिलेंगी, तो तैयार रहिए। अब एक एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत है और हम ऑलरेडी लेट हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।